अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 5 नवंबर 2023 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 20 रबीउल सानी 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए एक अहम ऐलान किया। उन्होंने दुर्ग ज़िले में अवामी रैली को खिताब करते हुए कहा कि मरकज़ी हुकूमत मुफ्त राशन स्कीम को अगले 5 साल तक बढ़ाने वाली है, जिससे मुल्क के तकरीबन 80 करोड़ गरीबों को बराह रास्त फ़ायदा मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैंने फैसला कर लिया है कि मुल्क के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली स्कीम को बीजेपी सरकार अब अगले 5 साल के लिए मज़ीद बढ़ाएगी। आपका ये प्यार और आशीर्वाद मुझे हमेशा मुस्बित फैसले करने की ताकत देता है और इसीलिए मैंने ये फैसला किया है जिससे मुल्क के गरीब शहरियों को बराह रास्त फ़ायदा मिले और वो अनाज हासिल कर सकें। इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। At MS Education Academy, we believe in respect, integrity, diligence and motivation, the core values that guide our teaching and learning process. Join us and discover the difference that MS Education Academy can make in your child's life. MS Education Academy, preparing world-worthy individuals. TMC रुकने पार्लियामेंट महुआ मित्रा ने ज़ाब्ता अखलाक कमेटी में हो रही बदसलूकी और बदअखलाकी पर मोदी हुकूमत को निशाना बनाने का सिलसिला जारी रखा। उन्होंने कहा कि मेरे ताल्लुक से तनाज़ा पैदा करने की कोशिश सिर्फ इसलिए हो रही है ताकि मैं अपना मुंह बंद कर लूँ और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर तनकीदें ना करूँ, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। महुआ मित्रा के मुताबिक पार्लिमानी जमहूरियत में हुकूमत के सरबराह को तनकीदें बर्दाश्त करनी पड़ती है। इन्हें अपोजिशन की जानिब से हमेशा आईना दिखाया जाता रहता है। अपोजिशन का काम यही है कि वो हुकूमत के हर गलत अमल को रोक टोक करें। अगर हम अपोजिशन वाले ये सिलसिला बंद कर देंगे तो हमारी जमहूरियत मुरझा जाएगी। मुल्क के अमीर तरीन शख्स और रिलायंस इंडस्ट्रीज के सदर नशीन मुकेश अंबानी को धमकी आमेद मेल्स रवाना करने के इल्जाम में मुंबई पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें से एक का ताल्लुक तेलंगाना से बताया गया है। चंद दिन कबल मुकेश अंबानी को नामालूम अफराद की जानिब से धमकी आमेज मेल पैगामात रवाना करते हुए करोड़ों रुपए रकम का मुतालबा किया गया था। बसूरत दीगर शार्प शूटर की मदद से संगीन नताइज का इंतबाह दिया गया था। ये मेल शादाब खान के नाम से रवाना करते हुए करीब 20 करोड़ रुपए का मुतालबा किया गया था। इस सिलसिले में मुंबई पुलिस से मुकेश अंबानी के अमले ने शिकायत की, जिसके बाद मजीद एक मेल रवाना करते हुए 400 करोड़ का मुतालबा किया गया था। पुलिस ने तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाली गणेश रमेश को गिरफ्तार कर लिया है, जिसका ताल्लुक वनप्रति से बताया जा रहा है। इसी दौरान इत्तलात मिली है कि पुलिस ने एक और नौजवान को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी शिनाख्त शादाब खान के तौर पर की गई है। इस नौजवान को मुंबई के गामदेवी इलाके से गिरफ्तार किया गया। राज्यसभा के रुकन कपिल सिब्बल ने कहा है कि मुल्क में आज़ादी दम तोड़ चुकी है, किसी को भी किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है और अदालतें जमानत नहीं देंगी। सीनियर वकील ने मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम एक्ट को हुकूमत की तरफ से जबर के एक आला के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि PMLA जबर का आला है, ये वो आला है जिससे आप लोगों को खौफजदा करते हैं। इस तरफ तवज्जो दिलाने पर कि मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम एक्ट 2002 में कांग्रेस के दौरे हुकूमत में लाया गया था, कपिल सिब्बल ने कहा कि क़वानीन गलत इस्तेमाल करने के इरादे से नहीं लाए गए थे। उन्होंने कहा कि हम PMLA लाए, लेकिन हम कभी नहीं जानते थे कि इसको इस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है और हमने इसे इस तरह इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा कि तमाम क़वानीन ठीक है, लेकिन ऐसा सिर्फ क़वानीन के गलत इस्तेमाल की वजह से होता है। उन्होंने इस पर अफसोस का इजहार किया कि हुकूमत की तरफ से अपोजिशन लीडरों को निशाना बनाने के लिए इस कानून का मुसलसिल गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। पार्लिमानी इंतखाबात में इंडिया इत्तेहाद के साथ होने का इरादा करते हुए समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और साबिक वज़ीर आला उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव ने कहा कि पसमानदा दलित और अक़लियत इंडिया के साथ हैं, इसलिए बीजेपी क़यादत वाले NDA ख़ैमे में खलबली मची हुई है। गुज़िश्ता इंतखाब में बीजेपी ने बेईमानी से कामयाबी हासिल की थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। उन्होंने पेशन गोई करते हुए कहा कि मुल्क में इंडियन टीम क्रिकेट जीत रही है और 2024 में भी इंडिया यानी हज़्ब इख्तिलाफ जमातों का ग्रुप ही जीतेगा। कांग्रेस और AIUDF का आसाम में मुसलमानों से वोट का रिश्ता है और उन्होंने इतने बरसों से खौफ का माहौल पैदा करते हुए इनसे वोट मांगे हैं। चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह बात बताई। उन्होंने कहा कि दोनों जमातों का मुस्लिम तारिकीन वतन से सिर्फ उस वक्त तक रिश्ता रहता है जब तक कि इन्हें वोट नहीं मिल जाते। जिन इलाकों में ये लोग रहते हैं, इन जमातों ने ऐसे इलाकों की तरक्की के लिए कोई इक़दाम नहीं किए हैं। आसाम के वज़ीर आला बिस्वा शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इन लोगों ने इनके लिए कोई सड़कें, पुल, स्कूल और कॉलेज नहीं बनाए।
پہلے قدم کے طور پر ہم نے مقامی آسامی مسلمانوں کے حالات زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے ہیں اور عنقریب ان کا ایک اور سروے کرایا جائے گا۔ ریاستی حکومت نے باقی مسلمانوں کے لیے بھی اقدامات کیے ہیں تاکہ بچپن کی شادیوں کو روکا جا سکے اور نئے اسکول، کالج اور صحت کے مراکز قائم کرتے ہوئے انہیں مدرسے تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم دی جا سکے۔ بسوا شرما نے کہا کہ ہم مسلمانوں کے اس طبقے کے لیے مقیر افراد کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں ان سے ووٹ ملنے کی کوئی توقع نہیں ہے۔ سیاستداں لوگوں کے ووٹ حاصل کرنے کی امید میں ان کے لیے کام کرتے ہیں۔ ہندوستان کے سابق کرکٹر عرفان پٹھان اپنے تبصروں اور ریمارکس کے ساتھ سوشل میڈیا پر ہر وقت سرگرم رہتے ہیں۔ اب انہوں نے اسرائیل کی جانب سے غزہ پر بمباری کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ غزہ کی وزارت صحت نے تصدیق کی ہے کہ الشفا اسپتال کے باہر ایمبولنس پر حملے میں شہید ہونے والوں کی تعداد 15 ہو گئی ہے۔ اب تک شہید فلسطینیوں کی تعداد 9000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اس حوالے سے عرفان پٹھان نے سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر لکھا کہ روزانہ غزہ کے معصوم بچے، خصوصاً پیدا ہونے سے 10 سال کے بچے اپنی جانیں گنوا رہے ہیں اور دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، جو باعث تشویش ہے۔ سابق ہندوستانی کرکٹر نے زور دیتے ہوئے لکھا کہ بطور کھلاڑی میں صرف آواز بلند کر سکتا ہوں، لیکن یہی وقت ہے جب دنیا بھر کے رہنما متحد ہو کر معصوم بچوں کے اس سمجھ سے بالاتر قتل عام کو روکیں اور جنگ بندی کے لیے اقدامات کریں۔ عرفان پٹھان کی جانب سے فلسطینیوں کے حق میں پوسٹ سامنے آنے پر پاکستانی اداکارہ آشنا شاہ نے پوسٹ ری شیئر کرتے ہوئے ان کی حمایت کی۔ تلنگانہ میں بی آر ایس کے ورکنگ پریزیڈنٹ و ریاستی وزیر آئی ٹی و صنعت کے ٹی راما راؤ نے کرناٹک کے ڈپٹی چیف منسٹر ڈی کے شیو کمار پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ فاکسکون کمپنی کو بنگلور منتقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر تلنگانہ کے عوام کانگریس پر بھروسہ کریں گے تو شہر حیدرآباد کے علاوہ تلنگانہ کی دیگر کمپنیاں بنگلور اور کرناٹک منتقل ہو جائیں گی اور بی آر ایس حکومت نے نوجوانوں کو جو روزگار فراہم کیا ہے اس سے وہ محروم ہو جائیں گے۔ عوام بالخصوص نوجوان اس سازش کا سنجیدگی سے نوٹ لیں، پھر ریاست میں بی آر ایس کو ووٹ دیں یا کانگریس کو ووٹ دیں، اس کا فیصلہ آپ کریں۔ حیدرآباد کے جلا وہار میں منعقدہ وکلا کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کے ٹی آر نے ڈی کے شیو کمار کا مکتوب بتایا۔ انہوں نے کہا کہ فاکسکون کمپنی ایپل فون سے متعلق مختلف پارٹس تیار کرتی ہے۔ اس کمپنی نے چین میں 15 لاکھ افراد کو روزگار فراہم کیا ہے۔ ہم گزشتہ 4 سال سے کمپنی سے مشاورت کرتے ہوئے اس کو تلنگانہ میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے راضی کرا چکے ہیں۔ اس کمپنی کے نمائندوں سے امریکہ، چین اور تائیوان کے اجلاسوں میں ملاقاتیں کی گئی، جس کے بعد 2022 میں فاکسکون کمپنی کے صدر نشین نے حیدرآباد پہنچ کر چیف منسٹر کے سی آر سے ملاقات کی اور فیکٹری قائم کرنے کا اعلان کیا۔ 1 لاکھ افراد کو روزگار فراہم کرنے سے اتفاق کیا۔ بھینسا کے جلسے میں وزیر اعلیٰ تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ نے یاد دلایا کہ حکومت نے باسرا کی مندر کی ترقی کے لیے 50 کروڑ روپے الاٹ کیے ہیں اور اگر ضرورت ہو تو وہ مزید فنڈز جاری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کے سی آر نے کہا کہ بی آر ایس حکومت پڑوسی ریاست مہاراشٹر کی حکومت کے برعکس کسانوں سے پانی کا ٹیکس وصول نہیں کر رہی ہے۔ تلنگانہ میں اسمبلی انتخابات کی سرگرمیوں کے دوران سنسنی خیز انکشافات منظر عام پر آ رہے ہیں۔ حالانکہ ہر سیاسی جماعت اپنی کامیابی کا دعویٰ پیش کرے گی، لیکن اس دوران حالات پارٹیوں کے درمیان آپسی اتحاد کے الزامات کو تقویت دے رہے ہیں۔ مخالف کو شکست فاش کرنے، خود ناکامی حاصل کرنے کے لیے بی جے پی کوشاں ہے۔ بی آر ایس اور بی جے پی کی ملی بھگت کے کانگریس پارٹی کے الزامات دونوں پارٹیوں کے اقدامات سے درست ثابت ہو رہے ہیں اور بی آر ایس و بی جے پی میں درپردہ اتحاد نمایاں طور پر عیاں ہو گیا ہے۔ سیاسی جماعتوں کی سرگرمیوں اور ان کے اقدامات کا قریبی جائزہ لینے والے افراد بھی بی آر ایس اور بی جے پی میں درپردہ اتحاد کو درست مانتے ہیں، چونکہ کانگریس کو اقتدار سے دور رکھنا اور شکست فاش کرنا دونوں ہی جماعتوں کا مقصد بن گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان دونوں پارٹیوں کے درمیان صرف لفظی جنگ جاری ہے، جبکہ عملی اقدامات جو حریفوں کے خلاف ہونے چاہیے وہ دکھائی نہیں دیتے۔ اپنے مخالفین کی کمر توڑنے میں مہارت رکھنے والی بی جے پی موقع ہونے کے باوجود بی آر ایس کے خلاف ان ہتھیاروں کا استعمال نہیں کر رہی ہے جو خود اس نے منظر عام پر لایا تھا۔ انتخابی سرگرمیوں اور تشہیر سے سرکردہ قائدین کو بی جے پی نے دور رکھا تو وہیں دوسری طرف بی آر ایس کو کامیاب بنانے کی درپردہ کوشش کی جا رہی ہے۔ بی سی طبقات سے ناانصافی کی بات کرتے ہوئے بی سی کا نعرہ بلند کرنے والے قائد ڈاکٹر لکشمن کی اچانک خاموشی ان الزامات کو تقویت دیتی ہے۔ کالیشورم پروجیکٹ اور شراب اسکیم پر بی جے پی نے خاموشی اختیار کر لی اور سرکردہ قائد ڈی کے ارونا مقابلے سے دور ہیں، جبکہ دوسری طرف کانگریس قائدین کے خلاف آئی ٹی کارروائیوں کے ذریعے انہیں پریشان کر دیا گیا اور مالی طور پر کانگریس کو پریشانی میں ڈالنے کے لیے نئے سیاسی حربے استعمال کیے جا رہے ہیں اور سب سے اہم جذباتی اور عوام کو بھڑکانے والے جذباتی تقاریر اور جذباتی قائدین کو بی جے پی نے خاموش کر دیا اور دونوں جماعتوں بی آر ایس اور بی جے پی کے قائدین صرف ایک دوسرے پر تنقیدوں میں مصروف ہیں اور ان میں حالات کے درمیان پارٹی ہائی کمان نے سرکردہ قائدین کو، جن میں ڈاکٹر لکشمن ڈی کے ارونا، مرکزی وزیر کشن ریڈی، وجے شانتی،
कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी को पार्टी ने टिकट नहीं दिया और बीजेपी पर बीआरएस को कामयाब बनाने के लिए सियासी हरबों का इस्तेमाल करने के इल्जामात मजबूत हो जाते हैं। पुराने शहर में मजलिसी उम्मीदवारों के ऐलान से सियासी माहौल गर्मा गया है। शहर हैदराबाद में इंतखाबी सरगर्मियों के आगाज के साथ ही तशहीरी मुहिम भी शुरू हो गई है। एक तरफ उम्मीदवारों में खुशी तो दूसरी तरफ टिकट से महरूम कायदीन की परेशानियों में इजाफा होने लगा है। मजलिस पार्टी से टिकट के दावेदार सीनियर रुकन असेंबली मुमताज़ अहमद खान को इस मरतबा मजलिस ने मौका नहीं दिया और हफ्ते की शाम पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुमताज़ खान के फर्जंद डॉक्टर इम्तियाज़ को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तारी की वजह और तफसीलात का रात देर गए तक भी इल्म नहीं हुआ, जबकि निस्फ शब के बाद डॉक्टर इम्तियाज़ को पुलिस ने रिहा कर दिया। मुमताज़ अहमद खान और इनके कसीर तादाद में हामियों ने जुलूस की शक्ल में इम्तियाज़ को अपने दफ्तर वाक़ मुगलपुरा मुंतकिल किया। डॉक्टर इम्तियाज़ को गिरफ्तार करने का तरीक़ाकार और वक्त अवाम में तशवीश और सियासी बहस का मौजू बन गया है। डॉक्टर इम्तियाज़ को हफ्ते की शाम इनके क्लिनिक से उस वक्त हिरासत में लिया गया जब वो मरीजों की तशख़ीस के लिए क्लिनिक में मसरूफ़ थे। इन्हें हिरासत में लेने अपनाए गए तरीक़ेकार से अवाम में बेचैनी पैदा हो गई है। डॉक्टर इम्तियाज़ से रुजू होने वाले टास्क फोर्स अमले ने इनकी एक नहीं सुनी और इनकी इस बात को भी मुस्तरद कर दिया जिसमें डॉक्टर इम्तियाज़ ने ख्वाहिश की थी कि वो अपनी गाड़ी में पुलिस से रुजू होंगे। टास्क फोर्स पुलिस की जानिब से डॉक्टर इम्तियाज़ की गिरफ्तारी की इत्तला के साथ ही पुराने शहर में सनसनी पैदा हो गई। इत्तला के साथ ही मुमताज़ अहमद खान, इनके भाई मुख्तार खान अपने हामियों के हमरा पुरानी हवेली साउथ जोन पुलिस दफ्तर पहुंच गए और इस दौरान कमिश्नर पुलिस हैदराबाद संदीप शिंदलिया भी पुरानी हवेली कमिश्नर ऑफिस पहुंचे। कुछ देर बाद कमिश्नर पुलिस पुराने शहर से चले गए। जैसे ही मुमताज़ अहमद खान के फर्जंद को हिरासत में लेने की इत्तला आम हुई, इनके हामी बड़ी तादाद में पुरानी हवेली कमिश्नर ऑफिस पहुंच गए और रात देर गए तक सैकड़ों हामी मुमताज़ अहमद खान और इम्तियाज़ से मुलाकात के लिए मुंतज़िर थे, क्योंकि पुलिस ने रात देर गए तक ना ही इन्हें रिहा किया और ना ही इनके खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई की कोई इत्तला दी गई। बाग़-ए-जहरा अय्यूबी मस्जिद के करीब कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार पर हमला करते हुए बदआमनी पैदा करने के इल्ज़ाम में पुलिस ने मजलिसी कॉरपोरेटर और इनके हामियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मादानापेट पुलिस ने हमला करते हुए फर्जी शिकायत दर्ज करवाने के इल्ज़ाम में भी एक मुकदमा दर्ज किया। मादानापेट पुलिस ने आज इस सिलसिले में 4 अफराद को गिरफ्तार करके इन्हें नोटिस जारी किया और मजीद 4 अफराद को तलाश कर रही है। मादानापेट पुलिस ने 32 साला निज़ामुद्दीन साकिन मादानापेट, 40 साला एम ए सलाम शाहिद कॉरपोरेटर छावनी डिवीज़न साकिन चंचलगुड़ा, 44 साला मोहम्मद जहांगीर साकिन चंचलगुड़ा और 50 साला आमिर मोहम्मद साकिन मादानापेट को गिरफ्तार कर लिया और इन्हें नोटिस जारी कर दी। जबकि इस सिलसिले में पुलिस ने 4 अफराद बाबा, अमजद, रफ़ीक और आज़म को मफरूर बताया है। हल्के असेंबली मलकपेट से कांग्रेस उम्मीदवार शेख अकबर की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में जुमला 9 हल्कों से मुकाबला करने का फैसला किया है। इनमें 7 वो हल्के हैं जहां से मजलिस के उम्मीदवारों ने 2018 में इंतखाबात में कामयाबी हासिल की थी। इसके अलावा मजलिस ने जुबली हिल्स और राजेंद्र नगर से भी मुकाबला करने का ऐलान किया। मजलिस और बीआरएस मुसलसिल एक दूसरे को अपनी हलीफ और दोस्त जमात करार देते हैं। ऐसे में अवाम में ये राय बन रही है कि मजलिस जुबली हिल्स में एक मुस्लिम उम्मीदवार मोहम्मद अजहरुद्दीन जो साबिक क्रिकेटर हैं, इनको शिकस्त से 2-4 करने के लिए बीआरएस की मदद के मकसद से अपने उम्मीदवार को नामजद करना चाहती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब तेलंगाना के बाहर दूसरी रियासतों में इंतखाबात होते हैं तो दर्जनों नशिस्तों से मुकाबला करती है, लेकिन तेलंगाना में वो महज 7 या 9 हल्कों में मुकाबले को तरजीह देती है। मुल्क की कई रियासतों में मजलिस और इसके उम्मीदवारों को वोट कटवा करार दिया जाता है। दीगर रियासतों में मजलिस की यही शिनाख्त हो गई है। अब जबकि तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं तो कुछ गोशों को उम्मीद थी कि मजलिस यहाँ ज़्यादा नशिस्तों से मुकाबला करेगी, ताहम मजलिस ने दूसरे हल्कों में अपने उम्मीदवार नामजद नहीं किए। जिन 7 हल्कों से इनके अरकान असेंबली थे, वहीं के अलावा राजेंद्र नगर और जुबली हिल्स से मुकाबले का ऐलान किया गया। जुबली हिल्स में कांग्रेस ने विष्णुवर्धन रेड्डी को टिकट ना देते हुए एक मुसलमान उम्मीदवार मोहम्मद अजहरुद्दीन को मुकाबले के लिए टिकट दिया है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि हल्का असेंबली जुबली हिल्स के मुस्लिम वोटर्स की अक्सरियत मोहम्मद अजहरुद्दीन को वोट देते हुए कामयाब करेगी। शायद यही बात मजलिस और इसकी क़यादत को पसंद नहीं कि किसी और जमात से कोई और मुसलमान मुंतखब होकर असेंबली में आए। नाज़रीन, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी ने हल्का असेंबली नामपल्ली से मजलिस की हर घर मजलिस इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया। असदुद्दीन अवैसी एमपी और सदर मजलिस ने हल्का असेंबली नामपल्ली के मजलिसी उम्मीदवार मोहम्मद माजिद हुसैन के हमरा नामपल्ली में बल्डी डिवीज़न अहमद नगर के तहत सैयद नगर के मुख्तलिफ इलाकों में तकरीबन 2 घंटों तक पैदल दौरा करके अवाम से रात मुलाकात की। असदुद्दीन अवैसी ने घर घर पहुंचकर मर्दों, ख़वातीन, बुजुर्गों और नौजवानों से मुलाकात की। सुबह की अवलिन सातों में इस दौरे के बावजूद सैयद नगर इलाकों की अवाम बिलखुसूस ख़वातीन ने घरों से निकलकर असदुद्दीन अवैसी का इस्तकबाल किया।
حلقہ اسمبلی گوشہ محل کے بی جے پی امیدوار و موجودہ ایم ایل اے ٹی راجہ سنگھ نے ہفتے کے روز میونسپل آفس ہیبٹس میں پرچہ نامزدگی داخل کیا۔ ان کے ہمراہ مرکزی وزیر اطلاعات و نشریات اسپورٹس انوراگ ٹھاکر بھی موجود تھے۔ قبل ازیں راجہ سنگھ ایک بڑی ریلی کے ساتھ ہیبٹس پہنچا، تاہم پولیس نے انہیں ہیبٹس پر روک دیا اور انہیں صرف 4 افراد کے ساتھ ریٹرننگ آفیسر کے دفتر میں جانے کی اجازت دی گئی، جہاں انہوں نے ریٹرننگ آفیسر کو اپنا نامزدگی کا سیٹ حوالے کیا۔ حزب سابق اس مرتبہ بھی راجہ سنگھ نے پرچہ نامزدگی داخل کرنے سے قبل اپنے زہریلے بیان بازی سے باز نہ آئے۔ انہوں نے حلقہ اسمبلی گوشہ محل میں ان کے حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر بی آر ایس اور مجلس کو چیلنج کیا کہ اگر ان کے پاس مرد ہیں تو ان کے مقابلے میں ٹھہرا کریں۔ انہوں نے کہا کہ مجلس کے پاس کوئی مرد نہیں ہے، اسی لیے اسد الدین اویسی نے ان کے حلقہ گوشہ محل سے مجلس کے امیدوار کا اعلان نہیں کیا ہے۔